चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रहे थे और दिल्ली सल्तनत को बताते हुए आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले दिल्ली के बारे में बताया था। दिल्ली किसने बसाया था? तोमर राजपूतों ने। फिर तोमरों से इसको छीना चौहानों ने, चौहानों से फिर तुर्कों के हाथ में गई और तुर्कों ने जब सत्ता बनाई तो उसी में सबसे पहला जो राजवंश बना वो था गुलाम वंश, जिसमें कई सारे राजा थे, जिसमें खास तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के बारे में आपको बताया। और बलबन के बाद 3 साल के अंदर अंदर गुलाम वंश खत्म हो जाता है और फिर कौन आ जाते हैं? खिलजी। खिलजियों में भी और जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना शुरू किया और पहली बार साउथ की तरफ ये लोग बढ़े दिल्ली सल्तनत वाले। इसके पहले ये लोग केवल उत्तर तक सीमित थे। और इसी का बेटा था मुबारक शाह खिलजी, जिसने खुद को ही खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। और उसी के बाद इसका भी पतन होता है और फिर कौन आ जाते हैं? तुगलक। तुगलकों में बताया था कि सबसे पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक इसका असली नाम था। इसी ने दिल्ली में नहरों से सिंचाई की व्यवस्था शुरू की थी, कैनाल इरिगेशन सिस्टम इसी ने इंट्रोड्यूस किया। और इसी के समय एक बहुत बड़े सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, उसी से इनका टेंशन हो जाता है और फाइनली निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूर है, तो कहा गया ये निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप था जो इससे लगा और फाइनली इसकी मौत हो गई। और बताया था कि बड़ी भयानक मौत हुई थी। कैसे मरा था ये? हाथियों ने इसको कुचल डाला था और कुचल के इसको मार डाला था। और इसी के बाद अगला सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आपको बताया कि बहुत पढ़ा लिखा था, तेजतर्रार था और ये बड़ी बड़ी नीतियां बनाता था, नई नई योजनाएं बनाता था, लेकिन हड़बड़ी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता था। जिसमें सबसे पहली इसकी योजना बताई थी कौन सी? राजधानी परिवर्तन की योजना आपको बताई थी कि इसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। और राजधानी कहाँ से लेके कहाँ चला गया था? दिल्ली से दौलताबाद। तो सही जगह का चुनाव नहीं हुआ, सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये योजना उसकी क्या हो गई थी? फ्लॉप हो गई थी। वापस इसको लौटना पड़ा था दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से वापस दिल्ली। यहाँ तक आपको बता दिया था पिछली क्लास में। इसके बाद आज इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी इसकी योजना लिख लीजिए, और सांकेतिक मुद्रा की योजना, प्लान फॉर टोकन करेंसी। सांकेतिक मुद्रा की योजना, प्लान फॉर टोकन करेंसी। तो जो सांकेतिक मुद्रा की इसकी योजना थी, टोकन करेंसी, तो टोकन करेंसी में क्या होता है कि जिससे आज की हमारी सरकार जो करेंसी जारी करती है, तो वो एक प्रकार की टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी का मतलब कि जैसे कागज के नोट जारी किए जाते हैं, तो इस कागज के नोट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस पर जो लिखा हुआ है, इस पर लिखा है 2, तो 2 मान लीजिए, 1 जीरो बढ़ा दिया जाए तो 200 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 1 जीरो बढ़ा दिया तो 200, 1 जीरो बढ़ा दिया तो 2000। यह सरकार ने कहा कि अब कुछ नहीं मानना है, तो ये कैंसिल, किसी काम की नहीं। तो ये केवल सरकार की गारंटी पर चलता है। जब तक सरकार ने कहा है, अगर कह दिया कि ये कागज का टुकड़ा 2000 का है, तो आप 2000 का मान लेते हैं। ठीक। ओरिजिनल जो करेंसी है, सोना या चांदी, वो इनके पास रखा हुआ है, वो उसी के टोकन के रूप में चलती है। तो जो काम हमारी आज की सरकारें करते हैं, ये काम उसने उस जमाने में कर दिया था। उसने क्या किया था कि उस समय जो सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो उन सोने चांदी के सिक्कों, क्योंकि सोना चांदी कम होता था, उसका लेन देन जब करते थे तो लेन देन करने में घिसा, भाई घिसता है इस्तेमाल होने से, तो घिसता था, खराब होता था, लोग रिजर्व करके अपने पास रख लेते थे, मार्केट में बाहर नहीं निकल पाता था। सरकार ने सोना चांदी के सिक्का जारी किया, पता चला लोग स्टोर करके रख ले रहे हैं, ज़्यादा होता भी नहीं था, मिसयूज बहुत ज़्यादा होता था। तो इसने सोचा कि क्यों ना ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए सोने चांदी के बजाय तांबे और कांसे के सिक्के चलाए जाए। सोने की जगह तांबे के सिक्के, चांदी की जगह कांसे के सिक्के चला दिए जाए एक टोकन के रूप में, और घोषणा कर दी जाए कि इस तांबे के सिक्के की वैल्यू किसके बराबर है? सोने के सिक्के के बराबर है। यानी दोनों के सिक्कों की वैल्यू क्या है? बिल्कुल बराबर है, ताकि लेन देन आसानी से हो सके। जैसे आज सरकार थी, कागज के नोट की वैल्यू इतने के बराबर आप मान लीजिए, तो वही मान के चलता है। तो वही उसने तांबे के सिक्के की वैल्यू किसके बराबर कर दी? सोने के, और कांसे के सिक्के की वैल्यू तांबे के, और इसको बहुत भारी मात्रा में उसने जारी कर दिया। तो जारी तो कर दिया, लेकिन गलती ये कर गया कि उसने सोने चांदी के सिक्के बंद नहीं किए और तांबे कांसे के सिक्के जारी कर दिए। अब मार्केट में एक ही मूल्य का सोने चांदी का सिक्का चला और उसी के बराबर मूल्य का तांबे कांसे का सिक्का चल रहा है, तो मार्केट से कौन सा सिक्का गायब होगा? पहले दिन आपको ग्रेशम का नियम समझाया था, ग्रेशम्स लॉ। कौन सी मुद्रा गायब होती है? अच्छी वाली, बुरी वाली चलती रहती है। बताया था, बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो सामान्य मूल्य के सोने और तांबे दोनों के सिक्के चल रहे हैं, तो कौन से गायब होंगे? सोना वाला गायब हो जाएगा। भाई मान लीजिए कि आपको दाल खरीदना है और 1 किलो दाल की कीमत मान लीजिए कि एक सोने के सिक्के के बराबर है, और सोने के सिक्के की वैल्यू किसके बराबर है? तांबे के सिक्के के बराबर।
तो आप दुकान में जब सोने दाल खरीदने जाएंगे तो दुकानदार को सोने का सिक्का देंगे या तांबे का सिक्का देंगे? तांबे का। और दुकानदार को भी पता है कि उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो तांबे का सिक्का मांगेगा या सोने का? वो मांगेगा सोने का और अब देंगे तांबे का, तो लेन देन हो पाएगा? नहीं होगा। तो लोग देते समय देते थे कौन सा? सोने तांबे कांसे का, और वापसी में मांगते थे सोने चांदी वाला। मार्केट से सोने की चांदी के सिक्के बिल्कुल गायब हो गए, लोगों ने दबा के रख लिए, तांबे कांसे के सिक्के चलते रहे। पता चला टेम्पो वाले को भाड़ा दे रहे हैं तांबे का सिक्का, बोले फुटकर में सोने वाला वापस करो। तो कोई पगलाया है तांबे के बदले में सोना चांदी देगा? नहीं हो पाएगा। तो लेन देन बिल्कुल रुकने लगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल प्रभावित हो गया, समस्याएं गंभीर हो गई, सोने चांदी के सिक्के बिल्कुल मार्केट से गायब हो गए। जब गायब हो गए तो उसको लगा कि गड़बड़ होगी, फिर वापस आते हैं, और ये योजना भी उसने क्या कर दी? कैंसिल कर दी। तो ये भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन सही तरीके और सही धातु का चुनाव न करने की वजह से योजना क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। लेकिन इसमें भी उसने कहा कि जिसके जिसके पास तांबे कांसे का सिक्का है उसको खजाने तक वापस लेके आएगा और सरकार उसके बदले में सोने चांदी का सिक्का देगी। तो जो जैसे होता है नोटबंदी हुई कि भाई 1500 के नोटबंदी किए जा रहे हैं, तो आप बैंक लेके जाइए तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा? नया वाला। तो ये काम उसने उस समय भी किया था, और जिसके जिसके पास तांबे कांसे का सिक्का है उसको लेके आएगा और उसके बदले में सरकार क्या देगी? सोने चांदी का सिक्का देगी। तो जो होशियार लोग हुआ करते थे, जिसके घर में तांबे का से कटोरी गिलास चम्मच थे, सब उसको पिघला पिघला के सिक्का बनाए और जाके खजाने से उसके बदले में सोने चांदी का लेके आए। तो इस चक्कर में उसका खजाना आधा हो गया, लेकिन दिया उसने सबको। बताया ना, जनता से बहुत प्यार करता था, छोड़ता किसी को नहीं था। तो जो सही हो गलत हो अच्छा हो बुरा हो वो सब कर डालता था। तो इस चक्कर में नुकसान तो हुआ उसको, लेकिन दे दिया उसने सबको। ठीक है, तो ये योजना भी ठीक हो सकती थी लेकिन नहीं चल पाई। और भी इसने कई सारी योजनाएं बनाई, जैसे उसने एक बार सीधे सीधे एक चीन पर हमले की योजना बना ली, कि जैसे उस समय जो चीन की लोकेशन आप देखते हैं ना, किस तरीके से चीन है इधर तिब्बत, और बीच में इधर क्या है? हिमालय पहाड़। तो उसको किसी ने बताया कि भाई तिब्बत का राजा जो है वो भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, एक सेना भेजते हैं, उससे पहले वो हमला करें हम ही लोग जाके आक्रमण कर देते हैं। तो उसने एक सेना तैयार की और सेना तैयार करके उसने भेज दिया। अब गलती ये कर गया, सेना भेजी तो 10,000 की सेना तैयार की, एडवांस में साल भर की सबको सैलरी दे दी गई, सारी तैयारियां कर ली गई। तो उसको किसी ने बताया कि भाई ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय के जस्ट उस पार क्या है? तिब्बत है। तो सीधे हिमाचल के रास्ते सेना भेज दिया उसने। जबकि आपको बताया था कि मंगोल भी जब भारत आते थे तो सीधे सीधे नहीं आते थे, वो किधर से आते थे? घूम के आते थे, क्योंकि सीधे तिब्बत और ये हिमालय था, हिमालय को पार करना अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अभी तक कोई सीधे सीधे इधर से उस पार चला गया हो, अभी तक नहीं पार हो सका। सोचिए उस जमाने में इधर से उसने सेना भेज दी थी, किसी ने रास्ता देखा ही नहीं था। तो 10,000 की सेना गई हिमाचल में, जाके पूरे बर्फीले तूफान में दब के धंस गई, सब के सब मरे उसमें। कुछ सिपाही बच के वापस आए और बताया कि रास्ता भटक गए थे, किसी ने रास्ता ही नहीं देखा था, कहाँ जाएंगे। तो भाई इतनी बड़ी योजना बना रहे तो कहाँ से भेजना है ये तो देखो। वो नहीं था, बस शॉर्टकट देखा कि कौन उतना लंबा घूम के जाएगा, सीधे मार दिया उसने, पूरी सेना खत्म हो गई उसकी। तो ये योजना भी सही हो सकती थी, लेकिन सही तरीके का चुनाव नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। एक और इसकी योजना थी, लिख सकते हैं उसको, दोआब में कर वृद्धि की योजना। दोआब, दोआब में कर वृद्धि की योजना, टैक्स इंक्रीज इन दोआब। तो जो दोआब का क्षेत्र होता है, दोआब का क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पर दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। तो जो दोआब का क्षेत्र होता है, दोआब के क्षेत्र में क्या होता है कि दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, बहुत फर्टाइल होता है। बहुत उपजाऊ होने का मतलब है कि नदियों से उसको लाभ मिलता है, बहुत फायदा होता है। तो जैसे आज की हमारी सरकार, एक बार आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लॉन्च किया गया था। तो जो हरित क्रांति योजना लॉन्च की गई थी, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में भारी निवेश किया और एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लगाया, ताकि किसान अच्छे वाले कृषि तकनीकी, अच्छे खाद, अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। तो ये काम उसने उस जमाने में कर दिया था। उसने क्या किया कि किसानों को एडवांस में उसने कर्जा दिलवाया। जमाने में कृषि ऋण को तकावी कहा जाता था, कि किसानों को एडवांस में तकावी दिलवाए ताकि किसान अच्छे वाले बीज, अच्छे वाले हल बैल और सारी खाद वगैरह खरीद ले, ताकि उत्पादन क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो लगान भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो उसने लगान को बढ़ा के दुगुना कर दिया था। तो किसानों को एडवांस में पैसा दिलवा दिया गया, किसानों ने पैसा लिया, हल बैल ये सारी चीज़ें खरीद ली गई और खरीद के फिर ये हुआ कि अब तैयारियां कर ली जाएँ, और बीज खरीद लिए गए, किसानों ने बैल वगैरह सब इकट्ठा कर लिया, और ये था कि बस फसल होगी और सरकार को फायदा होगा।
तो ये योजना थी इसकी बहुत अच्छी, और समय से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली। लेकिन वही होता है कि जब सब कुछ ठीक होता है तो फिर क्या होगा, किस्मत फूटेगी। वही इसके साथ हुआ कि अगले 5 सालों तक उस क्षेत्र में बारिश ही नहीं, भयंकर वाला सूखा पड़ा। तो जहाँ सब कुछ ठीक होगा वहाँ पर किस्मत फूट जाएगी। वही इसके साथ हुआ कि 5 सालों तक भयंकर वाला सूखा पड़ा और पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई। और क्योंकि पैसा दे दिया गया था, सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब किसानों के पास इसके सिपाही वसूली के लिए गए, तो वसूली कहाँ से, कुछ होगा तब तो किसान देगा। किसान ने कहा कि भाई तुम्हारे पैसे का बैल खरीदे हैं, लेके जाओ। तो बैल लेके जाएंगे तो उसको खिलाएंगे क्या? हल खरीदे हैं, ले जाके हल ढो के रखो, अब रखेंगे कहाँ? तो वो जो उसने सारा पैसा दिलवाया था वो भी सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये भी योजना अच्छी थी, लेकिन वही थी किस्मत खराब थी। समझ गए? तो बहुत सारी योजनाएं रही, लेकिन ये सब की सब क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में एक देश है मोरक्को। मोरक्को से एक यात्री आया था, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। इब्न बतूता लिख सकते हैं 1333 1333। इब्न बतूता 1333, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और मोरक्को कहाँ पर है, अफ्रीका। तो इब्न बतूता 1333 मोरक्को अफ्रीका से कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। 1333 मोरक्को अफ्रीका से कौन आया था, इब्न बतूता। क्लियर? तो ये जो इब्न बतूता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिला और उससे बातचीत किया। इब्न बतूता से पहले मोहम्मद बिन तुगलक खुश हुआ और उसको उसने दिल्ली के काजी पद पर भी नियुक्त किया था, एक दो पद भी दिया था उसको। लेकिन बाद में इब्न बतूता से थोड़ा सा ये नाराज हो गया। इब्न बतूता को उसने डांट डपट के भगा भी दिया था। तो अच्छे पदों पर रहने के बावजूद इब्न बतूता को निकाल दिया था उसने। फिर जब इब्न बतूता वापस पहुंचा अपने देश में जहाँ से वो आया था, तो वहाँ के सुल्तान के कहने पर, कि वहाँ के सुल्तान ने कहा कि भारत की इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करके आया है, कुछ भारत के बारे में लिखो। तो वहाँ के सुल्तान के कहने पर इब्न बतूता ने अपनी एक किताब लिखी थी। उसकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए, रहला। किताबुर रहला पूरा है, लेकिन आप केवल रहला से भी काम चला सकते हैं, रहला। तो रहला नाम की किताब किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। और इस रहला किताब में ही इब्न बतूता ने पूरा विस्तार से दिल्ली सल्तनत के बारे में, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और भारत के में अपने गुजारे गए जो सारा अनुभव था उसके बारे में उसने विस्तार से लिखा है। और बहुत सारी बातों के अलावा इब्न बतूता एक आध बात का और उल्लेख करता है कि वो बताता है कि कैसे दिल्ली सल्तनत में जो खबरें भेजी जाती थी, संदेशे भेजे जाते थे, जैसे चिट्ठियाँ चलती हैं ना, आपने सुना होगा चिट्ठी लोग लिखते हैं, तो वो कैसे डाक व्यवस्था वहाँ की विकसित थी। वो बताता है कि 9-9 मील पर डाक चौकियाँ होती थी। हर डाक चौकी पर एक एक घुड़सवार होते थे जिनके पास चमड़े का थैला होता था, और उसी में वो चिट्ठियाँ, उस समय खबर जो थे वो लिखे जाते थे। और एक घुड़सवार क्या करता था कि बड़ी तेजी से वो चमड़े का थैला लेके जाता था, दूसरी डाक चौकी पर जैसे ही पहुंचा तुरंत दूसरा घुड़सवार उसको लेके फिर अगले पर लेके निकलता था, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे रिले रेस होता है, वो रिले पास करते जाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। तो उसी टाइप से होता था कि एक दूसरे को घुड़सवार पकड़ाते चले जाते थे। और वो बताता है कि पूरा 4 दिन के अंदर अंदर दिल्ली से बंगाल तक संदेशे भेजे जाते थे, और 7 दिन के अंदर दिल्ली से दक्कन तक संदेशे भेज दिए जाते थे। तो इसमें उसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का आंखों देखा विवरण लिखा है। तो इस रेला में लिख लीजिए इसने क्या बताया। कई सारी चीजें बताई हैं, जो सबसे खास तौर पर इसने बताया वो था सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम ऑफ सल्तनत एज। तो सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विवरण कहाँ से मिलता है, इब्न बतूता की रहला से मिलता है। तो उसने बताया है कि कैसे सल्तनत काल में जो संदेशे वो लोग उस जमाने में भेजा करते थे उसके बारे में पूरा डिटेल वो लिखता है। खैर, इसके बाद और भी इसके बारे में कई सारी चीजें हैं। जैसे इसी के बारे में कहा गया कि एक ऐसा सुल्तान था कि जैसे बाकी जितने सुल्तान थे वो हिंदुओं से बड़ी नफरत करते थे और हिंदुओं के त्यौहार पर बिल्कुल वो प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते थे। यही इकलौता सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था, खासतौर पर होली, जिसको रंग बड़ा अच्छा लगता था, होली खेलता था। ठीक है, लिख लीजिए, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक होली खेलता था। ये होली खेलना इसको पसंद था।
तो कौन सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, क्योंकि इसकी नीतियाँ ऐसी थी कि जगह जगह लोगों के अंदर असंतोष हो गया इसके खिलाफ। तो इस वजह से इसके समय में 34 विद्रोह हुए, खूब जम के विद्रोह हुए थे। तो उसी विद्रोहों को दबाने में परेशान था। कहता था कि मैं एक घाव को ठीक करता हूँ तब तक दूसरा घाव निकल के आता है, एक जख्म को दबाने की कोशिश करता हूँ तब तक दूसरा जख्म निकल के चला आता। तो उसी में एक थट्टा में विद्रोह हुआ था, उस थट्टा विद्रोह को दबाने के लिए थट्टा में गया हुआ था। वहीं थट्टा विद्रोह को दबाने के दौरान उसको बुखार हुआ और बुखार से इसकी हाई फीवर, तेज ज्वर हुआ था, उसी में इसकी मौत हो गई। जब थट्टा में इसकी मौत हुई 1351 में, तो उसका कोई बेटा नहीं था, लड़का इसको था नहीं। तो जब इसकी मौत हुई तो उसके सारे सरदार इकट्ठा हुए, तो उसी में इसका एक चचेरा भाई था फिरोज। तो जो फिरोज इकट्ठा हुआ और वो जो है कि सुल्तान की लाश के सामने और सारे सरदार इकट्ठा हुए, वो छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सुल्तान छोड़ के गए हैं, अब इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा? कोई अनुभवी आदमी आपको दिख रहा है जो सुल्तान की तरह हो? सुल्तान का करीबी रिश्तेदार, बेटा तो है नहीं कोई सुल्तान का, तो सुल्तान का जो करीबी रिश्तेदार होगा वही तो सल्तनत संभाल सकता है, जो सुल्तान की तरह योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, साम्राज्य को अपना समझता हो, सुल्तान के दुख दर्द समझता हो। कोई आपको दिखाई दे रहा है इतना नजदीकी आदमी जो सुल्तान की तरह हो? बिल्कुल। तो इतना वो छाती पीट पीट के रोया कि सबों को लगा कि अगर इसको सुल्तान नहीं बनाया गया तो खुदे मर जाएगा छाती पीट पीट के। तो उसको इतना रोया पीटा छाती पीट पीट के सुल्तान के ऊपर कि इसी को सब सुल्तान बना दिया अगला, और अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक रहा फिरोज शाह तुगलक। ठट्टा में मरा था। ठीक। फिरोज शाह तुगलक, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1388 से 1351 से 1388 तक था। 51 में मरा, उसके बाद ये बन गया पूरा फिरोज रज्जब बिन तुगलक भी इसको कहा जाता है। एक्चुअली इसकी जो माँ थी वो राजपूतानी थी, भट्टी राजपूत थी, तो फिरोज रज्जब बिन तुगलक उसका पूरा नाम था। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसको शहर बसाने का बड़ा शौक था, तो इसने कई सारे शहरों की स्थापना की थी। तो इसके द्वारा बसाए गए कुछ शहर लिख लीजिए, सिटीज। कौन कौन से शहर इसने बसाए? जिसमें लिखे सबसे पहले हिसार। हिसार। एक और शहर इसने बसाया था फिरोजाबाद। हिसार, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए फेमस है। इसके अलावा एक बगल का जिला है जौनपुर। जौनपुर। तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये सारे शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया, तो जौनपुर किसकी याद में बसाया गया था? जौनपुर किसकी मेमोरी में बसाया गया था? जौना खां की याद में। जौना कौन था? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी का बचपन का नाम था जौना। किसका नाम? मोहम्मद बिन तुगलक। उसी का ये भाई था, तो अपने भाई की याद में इसने बनवाया था। लिख लीजिए, जौना खां की याद में, द मेमोरी ऑफ जौना खां। तो जौनपुर किसकी याद में बसाया गया था? जौना खां की याद में बसाया गया। तो कई सारे शहरों का संस्थापक था। इसी के समय आपको जैसे बताया था कि कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो हुआ ये था कि इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार बनवाया था, तो वो कुतुब मीनार 4 मंजिले की थी। ठीक है, कितने मंजिले की थी? 4 मंजिले की। हुआ यह था कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरी, ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, तो ऊपर वाले हिस्से को उसने फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया, और ऊपर जहाँ पर 1 मंजिल थी उसने 2 मंजिलें बनवा दी, यानी एक की जगह कितने करवा दिए? 2। तो अभी कुल मिला के कुतुब मीनार कितने मंजिल की है? 5 मंजिल। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक। लिख लीजिए, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि सिंपल अगर सवाल पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने पूरा कराया, इल्तुतमिश ने। वही दे दे कुतुब मीनार अंतिम रूप से किसने पूरा कराया, तो अंतिम रूप से फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब इसी फिरोज शाह तुगलक ने एक और काम किया था। आपको बताया था कि जजिया सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? जजिया सबसे पहले किसने लगाया था? पढ़ नहीं रहे हैं आप? जजिया सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया था। पूरा विस्तार से आपको बताया था, बोले थे याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो जजिया जो लगता था वो सब पर लगता था, लेकिन एक वर्ग था जो जजिया से बचा हुआ था। ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था। ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। लिख सकते हैं, फर्स्ट सुल्तान है इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स। पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हालांकि इसने कुछ ढंग के भी काम किए थे। इसने क्या किया था कि जैसे आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का पैटर्न चेंज कर दिया था, और बताया था कि सिपाहियों को कैसे वो पेमेंट देता था, कैश में। वेतन भोगी सेना उसने रखी थी। अब सिपाहियों को जब अलाउद्दीन ने कैश में पेमेंट देना शुरू कर दिया, तो इससे सिपाहियों की दिक्कतें बढ़ गई। बढ़ क्यों गई? कि पहले क्या होता था कि सिपाहियों को सैलरी मिलती नहीं थी। उनको क्या मिलता था? जमीनें दी जाती थी। तो जमीनों के मिलने से क्या होता था कि जो सिपाही होते थे वो सेना में जब तक रहते थे तब तक तो काम चलता ही चलता था। साथ ही साथ जब वो रिटायर हो जाते थे तो रिटायरमेंट के बाद वो जब अपने घरों पर वापस लौटते थे, बूढ़े हो गए, हाथ पर कट गया, अपाहिज हो गए, तो जो जमीनें होती थी उस पर खेती बाड़ी करा के अपना गुजर बसर वो कर जाते थे। ठीक। अब क्या था कि सैलरी मिलनी शुरू हुई। जब तक तो सेना में रहेंगे तब तक तो सैलरी मिलेगी, और जहाँ सेना से रिटायर हुए तो फिर सैलरी मिलनी बंद, या फिर हाथ पैर कट गया, अपाहिज हो गए, बूढ़े हो गए, तो फिर किसी काम के नहीं बचे। तो फिर इसके बुजुर्ग सिपाहियों को समस्याएं होने लगी। तो इस पहला सुल्तान था जिसने अपने बूढ़े सिपाहियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और जैसे आज की हमारी सरकार देती है ना पेंशन, तो बाजाप्ता सिपाहियों को पेंशन देने के लिए अलग से पेंशन का विभाग बनवाया था। लिख लीजिए, दीवाने इश्तेहाक। दीवान ए इश्तेहाक। दीवाने इश्तेहाक। तो दीवाने इश्तेहाक कैसा विभाग था? पेंशन का डिपार्टमेंट था, पेंशन का विभाग था। तो इस दीवाने इश्तेहाक के माध्यम से वो क्या करता था कि बुजुर्ग सिपाहियों को क्या दिया करता था? वो पेंशन दिया करता था। ठीक। इसी के समय हो गया, इसी के समय एक और विभाग बनवाया गया था कि उस समय जो गरीब मजलूम लोग हुआ करते थे, जो मुस्लिम लड़कियां होती थी, या जो बूढ़े लोग बेसहारा लोग होते थे जिनका कोई सहारा नहीं होता था, तो उनकी देख रेख के लिए अलग से उसने विभाग बनवाया था, दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान। तो जो दीवाने बंदगान था ये अलग से किसका विभाग था? ये कल्याणकारी विभाग था, लोगों की देख रेख के लिए था। दीवान ए बंदगान, सॉरी दीवाने बंदगान नहीं था, ये दीवाने खैरात था। दीवाने खैरात। लोग खैरात बांटते हैं, तो खैरात का मतलब क्या होता है? किसी की फ्री में मदद करना। तो फ्री में मदद करने को क्या बोलते हैं? खैरात। तो वही उसने खैरात बांटने के लिए, यानी लोगों की मदद करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनवाया। कौन सा? दीवाने खैरात। तो इस दीवाने खैरात में क्या था कि वो जो गरीब मुस्लिम लड़कियां होती थी उनकी शादी करने के लिए, या समाज के जो बूढ़े लोग होते थे उनकी देख रेख के लिए खैरात बांटना होता है ना, फ्री मदद करना। तो उसी लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनवाया? दीवाने खैरात। इसके समय तक आते आते सुल्तान के पास गुलामों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सोचिए, इसके समय में 1,80,000 गुलाम हो चुके थे। शुरुआत में आपको बताया कि जो गुलाम वंश के समय जो शुरुआती गुलाम थे तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी।
पढ़े लिखे थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे घरों में रहते थे। वो इसलिए भी अच्छी थी कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। अब जहाँ 1,80,000 हो जाएंगे तो उनकी देख रेख हो पाएगी, उनको पढ़ाई लिखाई जा सकती है। तो गुलामों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि उनकी बड़ी दुर्गति हो रही थी। तो इसने क्या किया कि पहला सुल्तान था जिसने गुलामों की देख रेख के लिए अलग से विभाग बनवाया, दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान। तो जो दीवाने बंदगान था, एक ऐसा विभाग था, गुलामों का विभाग था, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, गुलामों का विभाग, दीवाने बंदगान। तो ये गुलामों की देखरेख के लिए विभाग बनवाया गया था, कौन सा, दीवाने बंदगान। तो इसमें ये गुलामों की देखरेख की व्यवस्था इसने करवाई थी। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने कई सारे अच्छे अच्छे काम कराए कि गुलामों की देखरेख का विभाग बनवाया, पेंशन का विभाग बनवाया, खैरात बांटना शुरू किया। तो इसने जो अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए, नेक और भलाई वाले काम करने शुरू कर दिए, तो इसके अच्छे अच्छे और नेक और भलाई वाले कामों से क्या लगता है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की स्थिति क्या थी, अच्छी थी कि खराब हो चुकी थी? बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि सुल्तान अब लोगों को खुश कर रहा है, केवल पेंशन बांटना, खैरात बांटना, गुलामों के लिए व्यवस्था बनाना, यानी ये क्या कर रहा था, खुश कर रहा था। यानी खुद में इसके पास अपना कुछ नहीं था। जैसे जो मजबूत सुल्तान होगा, जो शक्तिशाली होगा, उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, वो अपनी व्यवस्था खुद चला लेगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी शक्तिशाली शासक था, उसे किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं थी, तो उसने वैसी नीतियां बनाई जो उसको साम्राज्य के लिए ठीक लगता था। मोहम्मद बिन तुगलक, उसको जो ठीक लगा वही किया उसने, भले ही दूसरों को दुख कष्ट पहुंचा, परेशान किया उसने, दूसरों को कभी खुश करने की कोशिश उसने नहीं की। इसका मतलब वो क्या थे, बहुत मजबूत स्थिति में थे, और ये केवल क्या कर रहा था, सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रोग आके तो छाती पीट पीट के सुल्तान बना था। तो इसकी मजबूरी थी लोगों को खुश करना, संतुष्ट करना, नहीं तो फिर ये चल नहीं सकता था। तो कोई भी अगर आपको केवल खुश करने की कोशिश करे, बस आप जैसे रहिए खुश रहिए आप, मतलब उसकी स्थिति क्या है, बहुत कमजोर है। जो मजबूत स्थिति वाला रहेगा वो अपने हिसाब से चलेगा, उसको किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं। जिस दिन हम आपको केवल खुश करने में लग गए कि बस आप जैसे रहिए बस खुश रहिए, आप समझिए कि हमारी स्थिति क्या है, बहुत कमजोर हो चुकी है। ठीक है, कोई भी, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी, और जो सही लग रहा है वो कर रहा है, चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हो, यानी उसकी खुद की स्थिति क्या है, बहुत मजबूत है। तो इसका लोगों को संतुष्ट करना, ये पेंशन देना, ये गुलामों का विभाग बनवाना और ये सारी चीजें करना ही बताता है कि अब सुल्तान की पोजीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पतन किसके समय से शुरू हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय से। मान लिया जाता है कि यहीं से अब दिल्ली सल्तनत अब लंबा नहीं चल पाएगा। हालांकि जब तक फिरोज शाह जिंदा था तब तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन इसके मरते ही, भाई ये तो जिंदा था तब तक संभला, इसके मरते ही पतन शुरू हो गया और बारी बारी से कई सारे सुल्तान एक एक करके बनना शुरू हो गए। ठीक, इसी, हालांकि तुगलकों का पतन होने लगा था, लेकिन ये तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक चले थे, ये सबसे लंबे समय तक यही सब चले। और इन्हीं तुगलकों के समय एक घटना घटी थी, आपको पहले दिन इतिहास के कैलेंडर पढ़ाया था, तो उसमें आप देखिए एक डेट लिखवाए होंगे, 1398, 1398। अब देखिए 1398 की डेट में क्या लिखा हुआ है, 1398। तो 1398 में क्या हुआ था, 1398 किसका हमला हुआ था, तैमूर का हमला हुआ था। तो जो तैमूर लंग ने हमला किया था वो किस समय किया था, 1398, वहां पर बताया था। अब बताइए कौन सा राजवंश था उस समय, उस समय केवल बताया था दिल्ली सल्तनत। अब कौन सा राजवंश था, तुगलकों का था। और तुगलकों में भी कौन सुल्तान था, तो सुल्तान का नाम लिखिए, फिरोज शाह तुगलक तो 88 में मर गया, आया था 98 में, बताया कई सारे सुल्तान बने थे। लिखिए, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था,
इसी समय लिखिए 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का भारत पर आक्रमण। तो तैमूर का भारत पर आक्रमण कब शुरू हुआ था? 1398 में, 1398, तैमूर का भारत पर आक्रमण। तो तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया था? 1398 में। किसके समय में? फिरोज शाह, अरे सॉरी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। वो उस समय सुल्तान था। हालांकि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक सुल्तान क्या था? केवल नाम मात्र का था, क्योंकि जब फिरोज शाह ने हमला, जब इसने तैमूर ने हमला किया, तो तैमूर के हमले के समय नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़ के भाग गया और गुजरात चला गया, अरे सॉरी, राजस्थान चला गया। तैमूर आया, पूरे लगभग 2 महीने तक वो दिल्ली में था, कत्लेआम मचा दिया, लूटपाट के जब वापस चला गया तो फिर शाह के सुल्तान बन गया। तो ऐसा सुल्तान किस काम का कि जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो दिल्ली छोड़ के भाग गया, फिर जब वो चला जाए तो फिर शाह के सुल्तान बन जाए, यानी वो किसी काम का नहीं था। इसी के बाद जब तैमूर आया तो तैमूर ने क्या किया कि भारत की सत्ता जब वापस जाने लगा, तो जिसने उसके हमलों में उसकी मदद की थी, तैमूर की मदद की थी खिज्र खान, वो सैयद वंश का था, तो उसी को उसने दिल्ली की सत्ता सौंप दी। यानी इसके बाद दिल्ली सल्तनत कुछ बचा नहीं था, लूटपाट करके चला गया। तो इसके जाने के बाद अगला जो राजवंश आया, तुगलक वंश, समाप्त हो गया, कमजोर हो ही रहा था, धीरे धीरे करके 1414 तक खत्म हो गया। और अगला वंश आया कौन सा? सैयद वंश, लिख सकते हैं सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल था 1414 से लेके 1451 तक था, 1414 टू 1451, 1414 से लेके 1451 तक। अब ये जो सैयद राजवंश था, सैयद डायनेस्टी थी, इस सैयद वंश के समय की सबसे खास बात आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बताया था कि जो भारत में मुसलमान थे, जो मुस्लिम लोग आना शुरू हुए थे, तो उत्तर भारत में जितने भी मुस्लिम शासक रहे या मुस्लिम राजवंश रहे शुरू से अंत तक, तो मुसलमानों में 2 सेक्ट होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में या इसके पहले या इसके बाद उत्तर में या खासतौर पर दिल्ली में जितने भी राजवंश रहे, 99% सब सुन्नी मुसलमान है। दिल्ली में सुन्नियों का ही कब्जा था। शिया केवल ये सब थे, कौन? सैयद, ये शिया मुसलमान थे। लिख लीजिए, दिल्ली का एकमात्र शिया राजवंश, ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया या दिल्ली, दिल्ली का इकलौता शिया राजवंश। तो ये लोग कौन से मुसलमान थे? शिया, यानी इसके पहले और इसके बाद के जितने भी थे वो सब कौन से मुसलमान थे? सुन्नी थे। ये सब क्या थे? सुन्नी। और ये सब क्या थे? शिया थे। तो इकलौता शिया राजवंश कौन सा था? सैयदों का था। ये लोग शिया मुसलमान थे। ठीक है। अब सैयद वंश का संस्थापक लिख सकते हैं, फाउंडर। इसका संस्थापक था खिज्र खान, खिज्र खान। तो खिज्र खान सैयद वंश का क्या था? संस्थापक था, खिज्र खान। और इसकी टाइटल थी रैयत ए आला, रैयत ए आला। तो रैयत ए आला किस सुल्तान ने उपाधि धारण की थी? खिज्र खान ने। तो ये जो खिज्र खान था, इसने जब तैमूर ने हमला किया तो तैमूर की भरपूर मदद की, और इसी की मदद से तैमूर ने साम्राज्य जीता था पूरा दिल्ली का। तो इसीलिए इसको दे के चला गया था। तो ये भी समझ लीजिए कि लुटेरा ही था, लुटेरा ही टाइप से था, उन्हीं की मदद किया था। तो इसका कुछ खास, सैयद वंश का इतिहास कुछ खास हम लोग नहीं देखते। ठीक, लुटेरे टाइप के थे ये सब। फिर 1451 तक, याद पता है ना आपको, बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, कोई भी मारपीट के चला जाता था। इसके बाद सैयदों के बाद अगला राजवंश आया लोदियों का। सैयद के बाद अगला कौन आ गया? लोदी वंश। तो जो लोदी वंश था, तो इन लोदियों में सबसे खास बात जो थी इन लोदियों की ये थी कि जैसे आपको बताया था कि भारत में जब मुसलमान लोग आना शुरू हुए थे, तो सबसे पहले कौन से मुसलमान आए थे? कौन सी नस्ल के? अरबी नस्ल के थे, क्योंकि अरब में ही आपको बताया था मक्का मदीना था, वहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले भारत में अरबी मुसलमान आए। अरबों के बाद दूसरे नंबर पर आए तुर्क। तुर्क में आपको बताया महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, और ये सब जितने भी हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब क्या थे? तुर्क थे।
ये जो लोदी थे ये सब तुर्क नहीं थे, ये सब जो थे अफगान थे। क्या थे? अफगान थे। तो अफगानों का पहला राजवंश कौन सा था? लोदियों का। भारत का पहला अफगान राजवंश, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया, तो भारत का पहला अफगान राजवंश किसका था? लोदियों का था। यानी ये लोदी लोग कौन सी बिरादरी के थे? अफगान बिरादरी के थे। ठीक है, इसके बाद एक बार और अफगान आएंगे। ठीक, अब इन लोदियों में कौन कौन सुल्तान रहा, बस नाम लिखते चले जाइए। सबसे पहला था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1451 से लेके 1489 तक, 1451 टू 1489, बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक। इसके बाद अगला था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी था 1489 से 1517 तक, 1489 टू 1517। तो 1489 से 1517 तक कौन था? सिकंदर लोदी। इसी सिकंदर लोदी के समय का एक फैक्ट है कि इसी ने 1504 में एक शहर बसाया था, आगरा। लिख लिया, फाउंडर ऑफ आगरा। आगरा का संस्थापक था। तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? 1504 में। और 1504 में आगरा की स्थापना के साथ साथ 1506 में ही आगरा को इन सबों ने राजधानी बना दिया। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या बनी? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा कब बन गई? 1506 में। तो 4 में आगरा इसने बसा दिया, 6 में आगरा को राजधानी बना दिया। और यहीं से समझ लीजिए कि भारत की सत्ता का जो केंद्र था, सेंटर ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, तो सत्ता का केंद्र क्या बन गया? आगरा बन गया। और आगरा से ही सब कुछ चला, जो लोदियों ने शुरू किया। उसके बाद जब मुगल आए तो मुगलों ने भी आगरा को ही अपना केंद्र बनाया। और औरंगजेब 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 जुबान अब लड़खड़ाने लगी, औरंगजेब तक आते आते समझ लीजिए कि सत्ता का केंद्र जो था वो क्या था? आगरा ही बना हुआ था। ठीक, तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। इसकी एक और बड़ी अजीब बात है कि इसके पहले जितने सब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते थे, तो वो इस्लामिक अंदाज में नहीं, लंबी लंबी दाढ़ी और मूछें सब बड़ा बड़ा रखते थे। तो ये हैंडसम दिखना चाहता था, तो दाढ़ी मूछ नहीं रखता था, क्लीन शेव रहता था। तो यही इकलौता सुल्तान था जो क्लीन शेव था, नहीं तो सब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे। खैर ये सब लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगला सुल्तान बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 से 1517 टू 21 अप्रैल 1526। 1517 से 21 अप्रैल 1526। 1526। अब जैसे बाकी सुल्तानों का केवल समय काल लिखा हुआ है, कुछ का तो समय काल भी नहीं लिखवाया, बस नाम ऐसे लिखवा दिया। इसका समय के साथ साथ पूरी डेट लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है कि 1517 से 21 अप्रैल 1526। यानी ये 21 अप्रैल 1526 को कुछ खास बात हुई होगी, कोई बड़ी घटना घटी होगी। एक्चुअली 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लिख लीजिए, पानीपत फर्स्ट बैटल, पानीपत प्रथम युद्ध। तो पानीपत प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। और इसी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसी लड़ाई में बाबर के साथ लड़ाई लड़ते हुए युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरतापूर्वक शहीद हुआ इब्राहिम लोदी, हमारा इकलौता राजा जो युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया। नहीं तो आपको बताया था कि ज़्यादातर शासक कैसे मरते थे? खा के मरते थे। बताया था, गिरते पड़ते, भागते भगाते, कोई सीढ़ी से गिर के मरा, कोई बिस्तर से गिर के मरा, कोई हैजे से मरा, और सबसे ज़्यादा पेची से मरते थे। यही इकलौता शासक था जो लड़ते हुए मारा गया। इसलिए युद्ध के मैदान में
लड़ते हुए इब्राहिम लोदी की मौत हुई, या बाबर ने उसकी हत्या कर दी। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए बाबर के हाथों मारा गया इब्राहिम लोदी वॉज डाइड इन बैटलफील्ड ड्यूरिंग वॉर बाय बाबर। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए बाबर के द्वारा मारा गया। तो इब्राहिम लोदी को किसने मारा था? बाबर ने मारा था। कब मारा था? 21 अप्रैल 1526। और इसी 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत के साथ क्या शुरू हो जाता है? फिर मुगल आ जाते हैं। यानी इसी के समाप्ति के बाद अब भारत में कौन आ जाते हैं? मुगल आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुगलों के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ये जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा है इसको अच्छे से आप रिविजन कीजिए। किसके बाद कौन सा वंश आया? देखिए, सबसे पहले कौन था? गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, लोधी। क्रम ध्यान रखना है आपको। अभी इनका समय नहीं है कौन कब से कब तक था, बस क्रम आपको ध्यान रखना है। समय ईयर जब से इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम बताएंगे। इनका बस सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, कौन सुल्तान पहले था, कौन बाद में था, जो कुछ खास खास फैक्ट थे बस वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।